हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 4। लेसन 4 हमारा था ओलिगोपोली के ऊपर। अब जिनको नहीं पता, ये एक तरह की मार्केट होती है। कैसी मार्केट? जहां पे कुछ सेलर्स मिलके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो और हम वो पता लगा कि वो वीडियोस देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर हो और हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लॉन्ग रन बिहेवियर, द इंपोर्टेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स। यानी कि अगर हम बात करें ओलिगोपोली में तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स की क्या इंपोर्टेंस है लॉन्ग रन में, वो हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबको पता है ओलिगोपोली में होता क्या है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मात्र कुछ सेलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10-15 कुछ ही मान लो, और वो अपना टारगेट रखते हैं लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर्स यानी कि बायर्स। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक करके समझते हैं। पहला, जब हमारे पास सेलर्स जो हैं वो बहुत कम है और बायर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या कर रहे होते हैं? ये अर्न कर रहे होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और जब ये कमाएंगे अंधा पैसा तो होगा क्या? तो हमारे पास आएंगे और भी लोग। कौन से लोग? जो बिजनेस बनाने की कोशिश करेंगे। और जब वो बिजनेस बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि वो बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करेंगे अंधा पैसा देख के, यानी कि बहुत सारा प्रॉफिट देख के। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब यहां पे आते हैं पुराने सेलर्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी। वो करते क्या है, वो बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि नए सेलर्स को बिजनेस में यानी कि इंडस्ट्री में आने से रोका जाए। अब वो रोकने के तरीके कौन कौन से होते हैं वो ये करके डिस्कस करते हैं। तो यहां पे समझते हैं एक बात। इन लॉन्ग रन व्हेन ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर्म्स, यहां पे लिख देना एक चीज और, अर्न्स, यानी कि कमाते हैं। क्या कमाते हैं? अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस ओवर एंड अबव टोटल एवरेज कॉस्ट। यानी कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करते हैं और कमाते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं, सबको पता है, एबनॉर्मल या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? लॉस। क्योंकि लॉस में टाइप का क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसलिए मेरा प्रॉफिट में ही देखते हैं। तो दो तरह के प्रॉफिट हो गए हमारे पास, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आता हमारा लॉस। तो अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस ओवर द अबव टोटल एवरेज कॉस्ट। किससे? कॉस्ट से अपने प्राइस को इंक्रीज करके। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी प्राइस जितना ज्यादा होगा ना कॉस्ट से, प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होगा। सपोज करो अगर मान लो ये मार्कर जो है ये 20 रुपए में बेचा गया है और अगर इसकी कॉस्ट आती है 15 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का। लेकिन अगर मान लो यही मार्कर फिर से 20 में बेचा गया है लेकिन जो कॉस्ट 10 रुपए है, तो जितना डिफरेंस होगा कॉस्ट और प्राइस के बीच में उतना ही फायदा क्या होगा? हमें और भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। न्यू फर्म्स आर अट्रैक्टेड टू इंडस्ट्री। अब जो नई फर्म्स है वो अट्रैक्ट होगी इंडस्ट्री की तरफ, और बिल्कुल होगी क्योंकि जो फर्म है वो क्या कमा रही है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो लोग सोचते हैं जब इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस के अंदर इतना सारा पैसा जनरेट किया जा रहा है तो क्यों ना हम भी इस बिजनेस में एंटर करें और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। अब लेकिन दिक्कत क्या है, इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई भी नया बंदा आया वो बिजनेस में घुस गया, इंडस्ट्री में घुस गया और उसका तो इंतजार कर रहे हैं बाकी बिजनेसमैन बैठ के कि कब ये बंदा आएगा, हमारे हिस्से का मार्केट शेयर लेके जाएगा, हमारे हिस्से का प्रॉफिट का शेयर लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस समझते हैं। तो सो एंट्री बैरियर्स बिकम इंपोर्टेंट। तो इस वाले केस में जो एंट्री बैरियर्स है वो बन जाता है हमारा इंपोर्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स, कि जो भी फर्म एग्जिस्टिंग है टू सस्टेन एबनॉर्मल प्रॉफिट, ताकि वो अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर पाए। वरना होगा क्या, नए जो प्लेयर्स है मार्केट में एंटर करेंगे, नए बिजनेसमैन एंटर करेंगे और वो उनके प्रॉफिट शेयर कम कर देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, उनका एबनॉर्मल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। अब आता है टाइप्स ऑफ एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है ब्रांड प्रोलिफरेशन। अब ये क्या है वो समझते हैं। अभी ब्रांड प्रोलिफरेशन का मतलब है कि एक ही इंडस्ट्री है जो बहुत सारे गुड्स बना रही है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सिर्फ कुछ सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, है ना। आपने किन के नाम सुना होगा ऑटोमोबाइल्स में? टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, हीरो होंडा हो गया। तो बहुत से कम ऐसे हैं जो क्या है उस इंडस्ट्री का पार्ट है, यानी कि बहुत से कम, या फिर महिंद्रा हो गया। तो 4-5 कंपनीज हैं जिनको हम जानते हैं जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज में? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो जब कुछ ही बंदे हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो होगा क्या, वो लोग है ना अलग अलग प्रकार के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग फीचर्स के साथ।
जैसे कि गाड़ियों में एग्जांपल दूं, गाड़ियां एक ही कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े तरह की गाड़ी बना रही है। टाटा को ही देख लो, टाटा नैनो से लेके बसेस तक सब क्रिएट कर रहे हैं, ट्रक्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या रहा है, यानी कि अगर किसी को नैनो लेनी होगी, किसी को, अब नैनो तो मैंने मान लो कोई गाड़ी ली है, और उसके अलावा जैसे कि टाटा की नेक्सॉन भी है, और भी गाड़ी है टाटा की, तो वो गाड़ी से लेके बस ट्रक सब में चले जाओ, वो सबको मैन्युफैक्चर कर रहा है, टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है। यानी कि उसने अपनी प्रोडक्ट में बहुत सी वेरिएशंस रखी हुई है कि कोई भी कस्टमर आए, उसको किसी भी तरह का व्हीकल चाहिए, उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बेनिफिट मिला किस चीज का, इसे बोलते हैं ब्रांड प्रोलिफरेशन। और एक काम और हुआ, जब वो अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करेगा, अलग अलग गाड़ियां प्रोवाइड करेगा, अलग अलग व्हीकल्स बनाएगा, तो उससे होगा क्या, उसकी बनेगी मार्केट में ब्रांड। और जब मार्केट में ब्रांड बनती है ना, तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी एक तरह से गुडविल क्रिएट हो चुकी है। अब कोई भी बंदा है, वो किसी भी नई कंपनी में कम भरोसा करता है, किसी पुरानी कंपनी ज्यादा भरोसा करता है, जिसका एक ब्रांड नेम है। फॉर एग्जाम्पल टाटा का एक ब्रांड नेम है, महिंद्रा का ब्रांड नेम है, तो ऐसी कंपनीज ज्यादा प्रेफर, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, इसका भी एक ब्रांड नेम है, तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू न्यू कंपनीज। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांड प्रोलिफरेशन। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्जिस्टिंग फर्म्स अंडर ओलिगोपोली प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट। जहां पे जो हमारी एग्जिस्टिंग फर्म है वो बनाती है क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट विद डिफरेंशिएटेड फीचर्स। जहां पे फीचर क्या होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं, एंड कैप्चर मेजर शेयर इन मार्केट। क्या कैप्चर कर सकेंगे, मेजर शेयर कैप्चर कर सके किसी मार्केट के अंदर, ड्यू टू देयर ब्रांड इमेज। किसको लेके, अपनी ब्रांड इमेज को लेके। अब जो बी पार्ट है वो क्या है, सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अब जो फर्म्स हैं जिनका ब्रांड बन चुका है, वो करते क्या है, अब उन्हें पता है कि उनके फिक्स कॉस्ट काफी कम आते हैं, क्योंकि उनका मार्केट जो कवरेज है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ना उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा बचता है। तो उस प्रॉफिट के पैसे को वो लोग खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट में, इसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। और जब कोई भी बिजनेसमैन या फिर जो कोई भी इंडस्ट्री है वो पैसा खर्च करेगी एडवर्टीजमेंट में, तो होगा क्या, एक कॉस्ट बढ़ जाएगी, किसकी, सेलिंग कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब दिक्कत क्या है कि जो पुराने जो सेलर्स हैं वो अपनी कॉस्ट बढ़ा चुके हैं, एडवर्टीजमेंट को किसी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, पर ऐसा करना किसी नई फर्म के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों, कोई नई फर्म आई है एक स्मॉल कैपिटल के साथ, अब जब वो एक स्मॉल कैपिटल लेके आएगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उस फर्म से अगर से कॉम्पीट कर पाए, है ना। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो ना तो एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, ना नए नए एक्टर्स को हायर कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उनके लिए उतने ह्यूज लेवल पे एडवर्टीजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी वजह से एक तरीका ये भी होता है कि वो अपने कॉस्ट को, यानी जो पुरानी फर्म्स हैं वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा के, सेलिंग कॉस्ट को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक चक्कर ये भी है, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट का और ध्यान दे रहा हूँ, ब्रांड प्रोलिफरेशन में मैंने यहाँ पे कहा कि डिफरेंट प्रोडक्ट को यहाँ पे जो पुरानी कंपनी है वो टारगेट करती है, ताकि वो हर एक तरह के कंज्यूमर्स को सर्व कर पाए। लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसा करना भी नए कस्टमर्स के, नए बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, स्मॉल कैपिटल, कम पैसा। अब जब पैसा कम है तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फिर एक से दो कर लेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हर तरह के प्रोडक्ट में सर्व कर रही होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक नई कंपनी के लिए एंटर करना और इतने सारे प्रोडक्ट से कॉम्पीट करना। तो ये भी ध्यान रखना। तो बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेटअप कॉस्ट में, फर्म्स रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू न्यू फर्म्स बाय इम्पोजिंग हाई फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे रोकती है, बाय इम्पोजिंग हाई फिक्स्ड कॉस्ट, एक हाई फिक्स्ड कॉस्ट को इंपोज करके। दिस बिकम्स पॉसिबल इन एन इंडस्ट्री वेयर सेल्स आर प्रमोटेड बाय ह्यूज एडवर्टीजमेंट। और ऐसा कब होता है, जब हम सेल्स को प्रमोट तो करते हैं लेकिन ह्यूज एडवर्टीजमेंट के जरिए प्रमोट करते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट। तो जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स है वो स्पेंड करती है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ किसमें, एडवर्टीजमेंट में, टू शिफ्ट डिमांड देयर फेवर, ताकि वो अपने डिमांड को अपने फेवर में लेके आ पाए। न्यू फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड सच अ ह्यूज अमाउंट। अब नई फर्म्स के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो किसी ऐसी फर्म को कम्पीट कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की उनकी औकात नहीं है। इन बिगिनिंग विद अ लिटिल शेयर इन मार्केट, जब उनके पास मार्केट शेयर क्या है, बहुत कम है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। जब कुछ नहीं मिलता ना, तब हमारे जो पुराने बिजनेसमैन है वो ये करते हैं। ये करते क्या है, इनके पास तो बहुत प्रॉफिट है, अब जब भी इनके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बना रहे हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट ये बनाना, कोई भी पुरानी कंपनी अगर मार्केट में जितना फालतू प्रोडक्ट बना रही है तो उसका फिक्स कॉस्ट उतना ही कम होता है। इसको मैं कह सकता हूँ कि उसका मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ये जो है ना, कई बार अपना रेवेन्यू कम कर लेते हैं। मतलब होता क्या है, जहां पे ये आप सब जानते हो क्या, कि ये जनरेट करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये करते क्या, अपने प्रॉफिट किसी को कम कर लेते हैं। ये कहते हैं हम सस्ते में बेचेंगे चीजों को। जब उन्हें लगता है कि नई फॉर्म एंटर करने की कोशिश करिए, अपनी चीजों को सस्ता कर लेते हैं, यानी कि अपनी जो भी प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं
उसके रेट को गिरा देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो कारों के प्राइस यानी कि जो व्हीकल्स के प्राइस को कम कर देंगी। अब कम करने की वजह से हुआ क्या, अब इनके लिए और मुश्किल हो गया कि इनके लिए जो पुरानी कंपनी जो नई कंपनी है जो एंटर करी है उसके लिए और मुश्किल हो गया कि वो उसके प्राइस को भी कम्पीट कर पाए। अब जब वो उसके प्राइस को भी कम्पीट नहीं कर पाएगी तो कोई भी बंदा क्यों लेगा इस चीज को। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई गाड़ी टाटा कंपनी ने बनाई है 10 लाख की बेच रही है और कोई नई कंपनी है उसने भी गाड़ी 10 लाख में बेचने की कोशिश करी, सेम फीचर के साथ सेम सब कुछ है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो कौन किसी गाड़ी लेगा? टाटा गाड़ी लेंगे सबके सब। टाटा गाड़ी क्यों लेंगे? उसका मेन रीजन क्या है कि उसका ब्रांड नेम है। जब प्राइस सेम है और कोई भी नई कंपनी कुछ एडिशनल फीचर नहीं प्रोवाइड कर रही तो हम क्यों जाएंगे किसी नई कंपनी के पीछे? हम क्यों ना किसी ट्रस्टेबल ब्रांड के पास जाए? तो ये एक दिक्कत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। सिचुएशन व्हेन एग्जिस्टिंग फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कट देयर प्राइसेस बिलो कॉस्ट, जब वो अपने प्राइसेस को अपने कॉस्ट से भी कम कर देते हैं। When they expect that new firms will enter the market, मुझे लगता है कि मार्केट में नई फर्म एंटर कर रही है, a new firm will not enter the market, तब नई फर्म जो है मार्केट में एंटर नहीं करती है। If it expects losses after entry, क्यों? क्योंकि ना कहीं नुकसान नजर आ रहा होता है, लॉस नजर आ रहा होता है एंट्री के बाद। New firms are discouraged by existing firms through predatory pricing, इसी को हम बोलते हैं कि प्रीडेटरी प्राइसिंग को यूज करके कैसे नई फर्म को डिस्करेज करते हैं पुराने बिजनेसमैन, यानी कि पुराने इंडस्ट्रीज पूरी कोशिश करते हैं कि अपना प्रॉफिट शेयर बचाने के लिए, मतलब यहां पर देख रहे हो आप, वो कुछ टाइम का नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है, वरना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये नुकसान कब का है? सिर्फ एक शॉर्ट रन में, यानी कि लॉन्ग रन में कोई नुकसान नहीं है। शॉर्ट रन में प्राइस कम किया, थोड़ी देर नुकसान झेल लिया, फिर जब वो मार्केट सेक्टर से जो नई फर्म्स एंटर करने की सोच रही थी वो बाहर हो जाएंगी, वापस प्राइस को इंक्रीज कर लेंगे और क्या कमाएंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये देखो कितना यूनिक तरीका है इन लोगों का कि मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में गेन करने के लिए ये शॉर्ट टर्म में लॉस झेलने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। अब आता है हमारा इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा, इसका डीप में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं जहां पे जो सेलर्स हैं वो बिल्कुल रेस्ट मूड में आ जाते हैं, यानी कि ना तो अपनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को चेंज करते, ना प्राइस को चेंज करते, कुछ भी चीज चेंज नहीं करते और आराम से सब कुछ बिजनेस को ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ देते हैं ताकि बिजनेस लगातार रन करता है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली। तो इट इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज ऑन पार्ट ऑफ फर्म्स, यानी कि एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे फर्म के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाता। द प्राइस एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड इन सच अ मैनर दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, और ऐसे केसेस में हम लोग प्राइस को और क्वांटिटी को उस लेवल पे सेट करते हैं जहां पे प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमाइज किया जा सके, एंड इट इज सेट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जहां पे सेट होगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी हो, मार्जिनल कॉस्ट भी हो। अब आता है हमारा, लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार जो है ना ओलिगोपोली में जो इक्विलिब्रियम है उसको थोड़ा सा ना टफ वर्क में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना दो टाइप की ओलिगोपोलीज होती हैं। ओलिगोपोली होता है कौन सी होती है? पहली होती है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। अब कोलिजिव का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो ध्यान रखना, ओलिगोपोली दो तरह की है, कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव। नॉन कोलिजिव में यानी कि यहाँ पे कार्टेल नहीं बनाया जाएगा, जिनको कार्टेल का मतलब निकलता पहले वो समझ लो। देखो कार्टेल का मतलब पता है क्या होता है? अब यहाँ पे सबको पता है क्या कि फ्यू सेलर्स है। अब कुछ सेलर जब हमें लगता है कि हमें और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहिए, लोग कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। अब 5-6 सेलर है, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई बायर जिसके पास आएगा चीजें हमें वही बेचनी है पर हम रेट सेम रखेंगे अपना, मतलब प्राइस पे पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है। अब होगा क्या इसी तरीके से, बायर्स जहां भी जाएगा सेम प्राइस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बायर्स बार्गेन नहीं कर पाएगा, लेकिन कंपनीज मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगी। तो ये दिक्कत होती है किसमें? कोलिजिव ओलिगोपोली में। लेकिन बात करो नॉन कोलिजिव की, यहाँ पे कार्टेल नहीं बनाया जाता, ध्यान रखना। नॉन कोलिजिव में कार्टेल नहीं बनता है, यानी कि जो ग्रुप्स जो भी 4-5 सेलर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वो अकेले अपना मार्केट शेयर पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स है इक्विलिब्रियम के, जैसे हमारे पास क्या है? कॉर्टनेट नैश इक्विलिब्रियम मॉडल, दूसरा हमारे पास है स्टेकलरबर्ग मॉडल, तीसरा हमारे पास स्वीजीज किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल। ये 3 तरह के मॉडल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दूसरा हमारे पास है कोलिजिव ओलिगोपोली, जहां पे कोई भी जो हमारा सेलर है, मतलब जो 4-5 सेलर है, गिनती के सेलर है कुछ, वो करते क्या है? वो ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेल, कि भाई हम लोग अपना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि किस प्राइस लेवल पे हम कितनी प्रोडक्ट के अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ताकि मार्केट का सारा शेयर इस सिर्फ इन कुछ सेलर्स के पास हो और ये आराम से किसी भी नई फॉर्म को एंटर करने से रोक पाए। अब इसमें सिर्फ एक ही होता है, इसमें एक तो हमारा होता है कार्टेल्स बना लेते हैं लोग, ठीक है,
बी पार्ट में क्या है, प्राइज लीडरशिप मॉडल, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा लास्ट में कि इक्विलिब्रियम को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप बताते हैं आगे जाके, नॉन कोलिसिव और कोलिसिव, और इन सारे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में काफी डीप में। उम्मीद है आपको वीडियो का हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इसको जो उतार सकता मैं हटा रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।